बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रशांत जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहे, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, लक्ष्य क्या होने चाहिए। बहुत लोगों के सवाल रहते हैं एवरेज करें या नहीं, तो उसका भी उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। एक एक करके जरा स्क्रीन पर तमाम शेयरों को लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाल्को की। नाल्को के आए हैं नतीजे। कंपनी का मुनाफा अच्छा रहा है। दूसरी तिमाही मुनाफा 206.3 करोड़ से बढ़कर के सीधे सीधे जो है करीब 4 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है और 1062.2 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। आय की बात करें तो इसमें भी 31% से ज़्यादा का इजाफा रहा और ये 4001 करोड़ रुपए के आसपास रहती हुई दिखाई दी है नाल्को की आय। वहीं जरा कंपनी के एबिटा की बात करें, इसमें भी शानदार इंप्रूवमेंट 289.4% बढ़ करके ये 1549 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा रहा है। आपको बता दें कि एमके ग्लोबल ने यहाँ पर बाई रेटिंग दी है और रेटिंग के साथ साथ लक्ष्य को जो है बढ़ा करके कर दिया है 275। और इसी के साथ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर में आज सुबह से ही मजबूती का रुख जो है नाल्को में देखने को मिल रहा है। अभी भी 1% ऊपर जो है शेयर कामकाज करते हुए 222 का लेवल। सर, नाल्को में अच्छे नतीजे रहे हैं। अच्छे नतीजों के बाद क्या करना चाहिए उन्हें, जिनके पास ये शेयर हैं और जिनके पास नहीं है? क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखो, मेरे हिसाब से लास्ट 15-20 दिनों से स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था और रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा उसका ग्रीन टिक दिखा हुआ है। अगर ऑलरेडी किसी ने ले चुका है ये भाव पे, तो मुझे लगता है कि 400, 240 और 250 का मुझे टारगेट लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, बेस्ड ऑन दी रिजल्ट्स एज वेल एज जिस तरीके से स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है लास्ट 10 दिनों से। मुझे लगता है एक अच्छा सा एक बाउंस बैक आना चाहिए सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स। तो मैक्सिमम लिमिटेड अपसाइड लिमिटेड है 240 टू 250 रुपीज। तो अगर वो अगर टारगेट के लिए किसी को ट्रेड करना है तो ये भाव पे ले सकते हैं। ठीक सर, इस भाव पर ले सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स के भी नतीजे आए हैं। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो इसमें 8.3% की बढ़त देखने को मिली है और ये रहकर बढ़ करके रही है 1100 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी की आय में 3.60% की मजबूती रही है और ये बढ़ करके हो गई है 4263 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के एबिटा की बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 1087 करोड़ से बढ़ करके हो गया है 1088 करोड़ रुपए। हालांकि फिर भी यहाँ पर बुलिश ट्रेंड जो है वो जो है देखने को मिल रहा है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। अच्छे नतीजों के बाद जेफरीज की तरफ से रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है और यहाँ पर जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो न्यूट्रल रेटिंग के साथ यहाँ पर 20% के अपसाइड की उम्मीद की गई है और यहाँ पर 5500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह जो है वो जेफरीज की तरफ से दी गई है। गोल्डमैन सैक्स ने हालांकि इसके टारगेट को घटा दिया है, लेकिन फिर भी इनके मौजूदा भाव से ऊपर है। उन्होंने 5600 से घटा करके 5400 रुपये किया है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक शानदार मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी 6.25% ऊपर 4881 का लेवल देखने को मिल रहा है आयशर मोटर्स के अंदर। आयशर मोटर्स के रिजल्ट्स कैसे लगे सर आपको, और आज के आप मूव में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? तो रिजल्ट सरप्राइज थे जिस तरीके से लास्ट 3-4 जो बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज ने जो रिजल्ट्स दिया था वो बहुत अंडर परफॉर्मिंग रिजल्ट्स थे। तो वही कारण था कि ये लास्ट 6-8 दिनों से ये स्टॉक बहुत पिट चुका था। ऑलमोस्ट 5,000 से लेके ये स्टॉक हो गया था ऑलमोस्ट 4500। जब ये रिजल्ट आया तो इसके लिए सरप्राइज आया कि ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ। तो वो एक बेटरमेंट नंबर्स देख के स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया आज। मैं भी पॉजिटिव हूँ ओवरऑल इस बिजनेस में, बिकॉज इसमें जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो सेल्स से अच्छे ग्रो हुए हैं और उनका आउटलुक भी अच्छा दिया हुआ है मैनेजमेंट ने। तो मुझे लगता है कि अपसाइड 50,000 से लेकर 5,200 तक का बेस्ट केस सिनेरियो में मैं यहाँ पे बाय रेटिंग दे सकता हूँ। ठीक सर, तो ये रही बात जो है आयशर मोटर्स पे। थर्मैक्स की भी बात कर लेते हैं और वहाँ देख लेते हैं क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है थर्मैक्स के अंदर। तो थर्मैक्स की जरा खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर भी रिजल्ट्स हैं और दूसरी तिमाही मुनाफा 25% बढ़ा है और ये बढ़कर के 198 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। आय में 13% की बढ़ोतरी रही है और ये 2612 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा नतीजों में करीब 66 करोड़ रुपए की एक मुश्त आय भी रही है और उसका असर भी ये मुनाफे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कंपनी के पास करीब 6424 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इस समय जो है
जो पिछली तिमाही तक है वो देखने को मिली थी। और जब ये खबर बनाई थी तो 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी और अभी भी 2.5% से ऊपर थर्मैक्स का शेयर 5035 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर नतीजे ठीक रहे, आप कैसे देख रहे हैं इसे? और करंट लेवल पे जो आज 2.5% की रिकवरी है, अब हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए खरीदारी की? यस बट नॉट एट दिस लेवल। ये भाव पे मैं फिर से फ्रेश बाइंग तो एडवाइज नहीं करूंगा। मुझे लगता है फिर से 5,000 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो देन फिर से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका मिलेगा लेने के लिए। जो आज का जो रिएक्शन है ओपनिंग में 4 टका और अभी जो 2.5 टका चल रहा है वो इट इज ओनली ए रिएक्शन ऑफ रिजल्ट्स, बट जो ग्राउंड रियलिटी है थोड़ा प्रेशर में ही चल रहा है। और जिस तरीके से थर्मैक्स का जो बिजनेस मॉडल है मुझे लगता है कि टाइम बिंग वेरी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी स्लो डाउन लग रहा है मुझे वहां पे। तो अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं और प्रॉफिटेबल है तो मुझे लगता है 2-3 टका 4 टका जो मिल रहा है आज वहां पे उसको प्रॉफिट बुकिंग करके वेट कीजिए। और 5,000 के नीचे जब आता है और जब मार्केट सेटल हो जाता है तो वहां से फिर से एक्युमुलेशन करना चालू करना चाहिए। अपसाइड और लिमिटेड दोनों रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखते हो तो बहुत लिमिटेड ही है टाइम बिंग। सो नथिंग टू वरी, हम लोग ऐसे कोई मिस करने वाला है नहीं अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। ये और नीचे भी मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहा है। जी ठीक है सर। तो थर्मैक्स के बाद आगे बढ़ते हैं, जरा सुजलॉन का जिक्र कर लीजिए। सुजलॉन में अच्छी खासी जो है बीच में पिटाई देखने को मिली और लगातार 5 दिन टूटने के बाद आज शेयर के अंदर थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें 5 दिन के अंदर शेयर के अंदर 22% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और आज शेयर के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। इस गिरावट में कंपनी का जो आपकी जगह शेयर का जो RSI है, जो कि टेक्निकल इंडिकेटर है, वो जो है पहुंच गया है 23 पर। 30 से नीचे जाने पर जो है अक्सर ये कहा जाता है कि ओवरसोल्ड जोन में जो है वो आ चुका है। आज शेयर में जो है वो 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि ये जो अपर सर्किट लगा है ये सस्टेनेबल है क्या, या फिर यहाँ पर एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। सर 86 रुपये से टूटना शुरू हुआ, फिर एक बार 70 के नीचे गया, फिर 75 पे आया और 75 से फिर वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया और अब 56 पे आ गया है। आपकी सलाह क्या रहेगी सुजलॉन एनर्जी के अंदर? सो बिफोर हम लोग इसको एडवाइस से पहले इसको ये क्यों गिरा इसका रीजन जानते हैं। एक तो ठीक। जो ट्रम्प साहब का जो इलेक्शन जो रिजल्ट आया उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो उनका इंपोर्ट है वो थोड़ा कम करेंगे और वहां पे अमेरिका फर्स्ट, मतलब वहां पे जो विंड एनर्जी के ऊपर जो भी बिजनेस मॉडल रहेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो वो हिसाब से इमीडिएटली सब रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स थे वो नीचे आना चालू हो चुके हैं। सेकंड अगेन जो एफआईएस का सेलिंग हुआ वो सेलिंग में भी ये स्टॉक फंस गया और वो 70 से लेके सीधा सीधा 655 तक नीचे आ गया था। सेकंड अभी जो वाई वन शुड बाय एट दिस लेवल इज अगेन वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। 75-80 के आसपास वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका था बिकॉज अभी तो उसका बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो चुका है। आई थिंक यहाँ से सिर्फ एग्जीक्यूशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वही बिजनेस मॉडल पे स्टॉक अच्छा भाव भी चुका था। मुझे लगता है कि 50-56 के आसपास जो भी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे बाई करना भी चाहिए अगर मिलेगा अपर सर्किट में। और अगर छोटे से शॉर्ट लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लगता है 49 का शॉर्ट लॉस मेंटेन करके उसको एग्रेसिवली बाई करना चाहिए। फिर से मुझे लगता है 3 से 6 महीने के अंदर फिर से 70-80 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, विच इज ए गुड रिटर्न फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं प्रतिमा भट्टाचार्य जी ने जो सवाल पूछा है सुजलॉन के ऊपर, उनको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है सुजलॉन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। और जोमेटो, जी हाँ, और जो कि एफेंडो वाले शेयरों पे हम बात ही कर रहे थे, और ये भी आज से जो है नस्सी के एफेंडो सेगमेंट में जो है ये शेयर शामिल हो गया है। जियो फाइनेंशियल समेत करीब 45 शेयर जो है वो एफेंडो में शामिल हुए हैं, उसमें जोमेटो शामिल है। और इस शेयर में पिछले 5 कारोबारी सत्र में जो है आपको बता दें कि 4% से ज़्यादा की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर इस शेयर को दी गई है और यहाँ पर जो लक्ष्य जो है जोमेटो पे दिए जा रहे हैं वो बढ़े चढ़े निकल करके आ रहे हैं, और जो लक्ष्य दिए गए हैं वो करीब दिए गए हैं 355 रुपये के। और आज जब हमने खबर बनाई थी करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी जोमेटो का शेयर चल रहा है 3.5% ऊपर। सर जब से ये स्विगी का IPO आया काफ़ी चर्चा में रहा है जोमेटो, और बहुत लोग वैल्यूएशन वाइज इसकी तुलना भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर जोमेटो को अभी, और अगर जोमेटो और स्विगी में से चुनना हो तो आपका पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा? यस, जो बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है जोमेटो का। आपने जो देखा होगा 2 साल से
बहुत उतार चढ़ाव देखा है इसने। मतलब आईपीओ 76 के था, एक बार 140 हो गया, फिर से एक बार 50 भी हो गया था बिकॉज ऑफ लॉस बिजनेस मॉडल। उसके बाद उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस किया, और जब से उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फोकस किया, शेयर मार्केट में उसको वैल्यूएशन मिलना चालू हो चुका है, और आज ये ऑलमोस्ट 260 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। सेम सिमिलर पैटर्न में, सिमिलर कंपटीशन में स्विगी का भी आईपीओ आया था। उन्होंने अच्छा ये काम किया कि वैल्यूएशन बहुत ही डिस्काउंटेड पे रखा, बिकॉज स्विगी स्टिल मेकिंग लॉसेस ऑफ 2000 करोड़। बट जब ये उनको पैसा मिल जाता है आईपीओ का, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल चेंज हो जाते हैं, और वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोशिश करेंगे। अभी टर्म भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जोमेटो पे है। मुझे लगता है कि आई विल गो विथ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन जोमेटो बिजनेस मॉडल। जो फूड डिलीवरी था उसको अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए। आगे जाके बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स उसमें ऐड होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके जो 1-2 साल के लिए व्यू के हिसाब से अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, जहां पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, तो मुझे लगता है जोमेटो शुड बी वन इन द पोर्टफोलियो, और इवन स्विगी शुड बी आल्सो इन पोर्टफोलियो। अगर वेटेज देना है तो मैं, मुझे लगता है कि स्विगी को मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूएशन गैप। ऑलमोस्ट 50-60% वैल्यूएशन गैप है जोमेटो और स्विगी के बीच में। तो स्विगी क्या कोशिश करेगा कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल बिल्ड करके सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए हर चीज कोशिश करेगा जो जोमेटो ने किया हुआ है। तो अगर वो इसमें 1-2 क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा भी लॉस अगर रिकवर होता है, नैरो डाउन होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी दिखने की कोशिश करेगा जोमेटो में, स्विगी में, तो जोमेटो भी भागेगा, आई थिंक स्विगी भी भागेगा। तो 70% वेटेज मेरा स्विगी पे रहेगा, और 30-40% वेटेज मेरा जोमेटो पे रहेगा। 70% वेटेज स्विगी पे रहेगा, ये कह रहे हैं सर? यस, बिकॉज देखो अभी ये वैल्यूएशन गैप है 50% टू द बिल्कुल। जोमेटो, प्लस इनको आईपीओ में पैसा मिला हुआ है डार्क हाउस, डार्क स्टोर्स डालने के लिए। अगर उन्हें डार्क स्टोर्स डबल कर दिए तो उनका रीच बढ़ जाएगा, ठीक। इनके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी आने की कोशिश करेगा वेरी सुन। वेरी सुन मतलब 3-4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बट उसके ऑलरेडी जोमेटो प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, शायद स्विगी में ज्यादा मिल जाए। स्विगी में ज़्यादा मिल जाए, जी हाँ। और यही वजह है कि स्विगी में भी कल हमने लिस्टिंग सुस्त के बाद हमने देखा कि रिकवरी जो है वो आती हुई तेज़ दिखाई दी, और हालांकि आज टूटा हुआ है शेयर 6% के आसपास स्विगी का शेयर। चलिए जरा फटाफट दो रिजल्ट जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और इन दोनों पे एक साथ राय लेते हैं। उसके बाद आईपीओ बाजार की भी नज़र डालनी है। गार्डन रिच के नतीजे जो है आए हैं, और यहाँ पर आज मजबूती देखने को मिल रही है। मुनाफा 21% बढ़ा है, 80 करोड़ से बढ़कर के 97.77 करोड़ रुपए हो गया है। आय में भी हम देख रहे हैं 28.4% की बढ़ोतरी रही है। 897 करोड़ करीब करीब 898 करोड़ से बढ़कर के 1153 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। मार्जिन करीब में जो है हल्की बढ़त देखने को मिली है, 5.4% से बढ़कर के 6% मार्जिन रहे हैं। वहीं एबिटा में 41% का इजाफा 48.77 करोड़ से बढ़कर के 68.74 करोड़ जो है वो कंपनी का एबिटा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तो बात रही गार्डन रिच की। जरा एक और कंपनी के नतीजे लेकर के आते हैं। मिश्रा धातु के दोनों ही शेयरों में अच्छी मजबूती है। यहाँ पर जो है मुनाफा 71% बढ़ गया है, और ये करीब 14 करोड़ रुपए से बढ़ करके 23.82 करोड़ रुपए रहा। आय की बात करें तो आय में हम देख रहे हैं 15.2% की बढ़त देखने को मिली है। 227.49 करोड़ रुपए से बढ़ करके कंपनी की आय पहुंच गई है 262.12 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी के अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में काफ़ी शानदार सुधार रहा है, और यही वजह है कि शेयर में आज जो है वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 16% थे और वो अब बढ़ करके हो गए 18.7% के मार्जिन। एबिटा की बात करें तो इसमें 35% का इजाफा 36.30 करोड़ से बढ़कर 48.97 करोड़ रुपए। सर इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। दोनों में ही आज तेज़ी देखने को मिल रही है, और दोनों ही ऐसे सेक्टर से हैं जहाँ पर काफ़ी माफ़ कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा सवाल और काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सर मुझे लगता है दोनों में से बेटर कंपनी मुझे मैदानी लगता है। जिस तरह से उनके जो रिजल्ट्स आए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ 200 बेसिस पॉइंट अगर एबिटा और पैट इंप्रूव होता है, दैट इज वेरी अप्रिशिएटेबल ऐसे मार्केट्स में। बिकॉज आजकल मार्केट्स में जो लास्ट 30 दिनों में देख रहे हैं, बड़े दिग्गज कंपनियां रिजल्ट्स बहुत खराब दे रहे हैं, मार्जिन में प्रेशर आ रहा है, पैट में प्रेशर आ रहा है, प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत खास नहीं रहा है। तो अभी जो लास्ट ऑलमोस्ट 1-2 दिन बाकी है अभी रिजल्ट्स खत्म होने के लिए, इवन गार्डन रिच ने भी सरप्राइजिंगली अच्छे नंबर्स दिए हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस पे एबिटा मार्जिन में और पैट मार्जिन में शायद थोड़ा और डिप आ जाए, बिकॉज Q1 वाज वेरी बैड। गार्डन रिच हो, कोचिन हो, उनके लिए
Q1 बहुत खराब था, बट Q2 अगर स्टेबलाइज होके थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से यहाँ से बॉटम हो चुका है गार्डन रिच में। बट जिस तरीके से सेलिंग आ रही है, वो सेलिंग से शायद 5-10% ऊपर नीचे हो जाए यहाँ पे, बट इट विल बी ट्रेडिंग अराउंड दिस लेवल्स ओनली। अगर मार्केट रिकवरी करता है, फिर से डिफेंस के ऊपर फोकस चालू हो जाएगा, बिकॉज हम लोग बहुत नजदीक है अभी बजट के लिए। हम लोग नवंबर में है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 2 ही महीना बाकी है जहां पे अपने को फिर से बजट के ऊपर, डिफेंस के ऊपर बात करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस चल जाएगा। तो अगर किसी को बजट के हिसाब से थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए गेम ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है कि गार्डन रिच और कोचिन दोनों भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। बट यस, ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। मैदानी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से और 15-20% का मोमेंटम दे सकता है साल भर के व्यू के हिसाब से। ठीक सर, चलिए, और इसी के साथ अब करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को समाप्त।